पक्का आप अपने इंग्लिश के प्री बोर्ड्स के अंदर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने वाले हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं प्री बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, जिससे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो ये पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इससे प्रैक्टिस आपकी बहुत ही ज्यादा शानदार हो जाएगी। सो देखिए, अब आप लोगों का जो प्री बोर्ड्स का पेपर है उसमें आप लोगों को पता होगा कि आपके 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जो कि रीडिंग का रहता है, सेक्शन बी जो कि राइटिंग और ग्रामर का रहता है, और सेक्शन सी आते हैं जो कि लिटरेचर का रहता है। अब देखो भाई, ध्यान से यहां पर एक खास बात मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट जो पेपर था, मैं मेरे क्लास 10th की बात कर रहा हूं, कि सबसे फर्स्ट जो पेपर था ना, वो था भाई साहब हमारा इंग्लिश का, जब मैं क्लास 10th के अंदर था। और वहां पर मेरे से एक बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक हुई थी। बताऊं क्या हुआ था? मैंने सबसे फर्स्ट में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था रीडिंग सेक्शन, और भाई साहब मेरे को ये लग रहा था, और उस टाइम के ऊपर सबसे टफ आया था ये, क्योंकि इसके अंदर एक जो पैराग्राफ था वो तो पूरा पूरा बोनस हुआ था। और आपको पता है मेरे इसमें कितना टाइम वेस्ट हो गया था? इसके अंदर मेरा टोटल 1 आवर 30 मिनट वेस्ट हो गया था, मतलब कि आधे से ज्यादा टाइम मेरा इसमें वेस्ट हो गया, और बस 20 नंबर का ही था। सो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई, ये 20 नंबर गए तो इसे कोशिश करें कि आप लास्ट में करें, क्योंकि अब सीबीएसई ने रीडिंग के अंदर पैसेज का पूरा पूरा पैटर्न ही बदल दिया। पहले तो हमारे टाइम में क्या होता था कि भैया क्वेश्चंस को देखा, यहां से हमने कॉपी किया, फिर उसके बाद में पेस्ट कर दिया। लेकिन अब सीबीएसई भी स्मार्ट हो गया, उन्होंने आपके कॉपी पेस्ट वाला तरीका ही बंद कर दिया। सो इसमें टाइम लगेगा। इससे बेहतरीन ही होगा कि आप लोग इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे को पेपर में नहीं आ रहा, और आप उसमें पैनिक करोगे, उसमें गलतियां ज्यादा होंगी, तो आपको क्या करना है कि इस सेक्शन ए को सबसे लास्ट में करना है, सबसे पहले करना है सेक्शन बी या फिर आपको सेक्शन सी। तो अब चलिए हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं भैया, ये हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारा यहाँ पे सेक्शन बी। अब देखो, सेक्शन बी के अंदर आप लोगों को 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई भी आपको 10 अटेम्प्ट करने, ये देख लेना। अब देखो हम लोग सीधा इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक दिया गया। अब देखो आपको है ना क्वेश्चंस को समझना है, अगर आपने समझ लिया तो फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक गिवन है, आपको इसके ऊपर करेक्ट फॉर्म डालनी है, तो हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमसे कहा गया है कि डियर मिस्टर पटेल, वी हैव प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, क्या हो गया है यहाँ पर, हेड इंडोस्ड या विल हैव बीन इंडोस्ड या फिर हैज बीन इंडोस्ड या फिर हैव इंडोस्ड। तो अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो गिवन सेंटेंस ये किस वॉइस के अंदर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पैसिव है या एक्टिव है। तो हम लोग इसे देखेंगे कि ये जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमें पैसिव वॉइस के अंदर गिवन है, कि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगे कि भैया ये पैसिव वॉइस के अंदर है। तो जब भी पैसिव वॉइस में रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हम लोग इसे कैसे करेंगे। अब जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो हमें ये तो पता है कि इसके साथ में बीन जरूर आएगा, ठीक है, तो ये हमने यहां पर देख लिया। तो अब जब बीन वाले ऑप्शन है वही यहां पर करेक्ट होंगे, ए और डी तो यहां से एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में यहां पर आएगा विल हैव बीन इंडोस्ड या फिर हैज बीन इंडोस्ड। तो यहां पर आप देखेंगे कि द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ द इंडो हैज बीन, मतलब कि ये हो चुका है, तो क्या इसके अंदर आएगा, विल नहीं आएगा कि होने वाला है, ऐसा नहीं है, इसमें हैज बीन इंडोस्ड आएगा। तो इसलिए यहां पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। लेकिन इसी के साथ में एक बात अगर आप ध्यान रखते हो कि यहां पे ये पैसिव की जगह पर अगर ये हो जाता है एक्टिव, ठीक है, अगर ये पैसिव की जगह पर ये हो जाता है एक्टिव, तो यहां पर हम लोग लगाते इसके लिए यहां पर बीन हट जाता और यहां पर ये आ जाता हैव इंडोर्स्ड, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस ऑप्शन सी इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, एरर करेक्शन वाली क्वेश्चन होती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे कि देखो यहां पर इसमें कहा गया है कि द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव tirelessly to meet customer demands। तो अब देखो, अब आपको यहां पर सबसे फर्स्ट चेक करनी होती है वर्ब, और उसके साथ में आपको देखना होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर कंपनी है, कंपनी क्या है, यहां पर ये एक इंडिविजुअल है, और ये कैसा है, ये है सिंगुलर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। तो उसी के साथ में हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूस, तो ये भी एकदम से सही हो गया। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर ये आ गया टू। अब देखो जहां कहीं भी टू आता है, टू के बाद में सीधा हमारे पास में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहां पे इसके अंदर एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है। ये हमेशा आप इसके अंदर एक स्टार नोट करके लिख लीजिए कि जब कभी भी टू आएगा तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या एस नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्राइव्स दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्राइव्स, इसका एरर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसका करेक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे बता देंगे, स्ट्राइव इसका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसके अंदर कुछ भी हम लोग ईएस वगैरह ऐड नहीं करते। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड।
अब इसमें कहा गया है आप लोगों को रिपोर्ट करना है, ये सेंटेंस गिवन है जैसे कि हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आपने इसके लिए कर लिया है, मतलब कि आपने काम कर लिया, तो आपके पास में इसका आंसर होगा यस या फिर नो। ठीक है, यही दो आंसर रहेंगे। तो जब कभी भी ऐसा होता है हमारा आंसर यस या नो में होता है, तो इसमें हमेशा आप एक बात नोट डाउन कर लेना कि जब भी क्वेश्चंस का आंसर ऐसा होता है जो कि रिपोर्ट हमें करना होता है, तो उसमें हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं इफ के साथ में। ठीक है, सो अब हम लोग इसे सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसे। सो हम लोग इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे रिया, ठीक है, रिया, इसके बाद में आस्क्ड, उसने किससे पूछा, दीपक से। रिया आस्क्ड दीपक दैट, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसका कन्वर्जन करने वाले हैं। सो यहाँ पर ये आएगा हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फाइनलाइज्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन का यस या नो में होता है तो हम लोग उसको किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इफ। ठीक है, इसके बाद में हमने लिख दिया इफ, फिर उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दीपक, तो दीपक के लिए हम लोग नाउन और प्रोनाउन लेंगे यहाँ पे यूज में, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ ही। ध्यान रखना कि दीपक के लिए हम लोग यूज में ले रहे हैं इफ ही, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये जो है यहाँ पर ये किस टेंस के अंदर है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ कि किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये आप लोग समझ जाना, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये हैव यू फाइनलाइज्ड की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ये आ जाएगा हैव इफ ही हैड। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएगा इफ ही हैड फाइनलाइज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में फाइनलाइज्ड के बाद में ये जितनी भी है ये हमें यहाँ से एज इट इज इसमें लिखना है टू बी सबमिटेड टुमारो। अब ये जो यहाँ पर टुमारो है, टुमारो का आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट डे की जगह पे द फॉलोइंग डे, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है कि आपको सब्जेक्ट को चेंज करना था, जैसे कि यू था, हमने इसके लिए दीपक के लिए किया था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। और स्टार्ट जब भी क्वेश्चंस के यस और नो में होते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको इफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक कहा गया। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन में जरूर से चाहिए। कमेंट्स करो कि आपका क्या आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें कहा गया है कि अटेंशन ऑल द प्रीफेक्ट्स please to be informed that the deadline for submitting your registration for the participation in art exhibition has been extended, that this या फिर these, ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा, शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th, कि भैया स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड कर देनी है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर रहेगा, दैट रहेगा या फिर दीज रहेगा या फिर यहाँ पे दिस रहेगा। ठीक है, सो अब आपने जल्दी देखो, मैं आंसर हर एक स्टूडेंट का देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें से कितने लोग इसको सही कर पाते हो। ठीक है, सो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की। जब कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करी जाती, जैसे कि इस इंफॉर्मेशन को फैला दो, तो हम लोग इसके लिए दैट यूज में नहीं ले सकते, दिस यूज में नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग दिस यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो कि हर क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के पास में जानी चाहिए। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर दिस इसमें हम लोग यूज में लेंगे। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि रीड स्नाज रिप्लाई फॉर हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्नेहा को एक काम दिया था लेकिन वो भूल गई, सो वो बोलती है कि आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट मैम, आई विल हैव प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू एवरी सून टुडे। तो हम लोग इसका आंसर जो इस तरीके से देंगे कि सना एपोलाइज्ड, की मतलब कि उसने माफी मांगी, इसी से आपको स्टार्ट करना है, फॉर हैविंग एंड फॉरगॉटन एंड सेड दैट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा सेड दैट, फिर उसके बाद में हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो सेंटेंस था ये पूरा पूरा हमें यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया है। इसमें बता दिया है कि फॉर हैविंग फॉरगॉटन एंड सेड दैट।
ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, आई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आई की जगह पे यहाँ पे स्नेहा क्या है, फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा शी। और विल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, जब भी जैसे कि विल है, विल को हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, विल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वुड के अंदर, ठीक है। तो ये हमने वुड के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया। और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद में शी वुड के बाद में आ जाएगा कि शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो यू आ रहा है, यू किसके लिए है, मैम के लिए। तो अब मैम के लिए हम लोग जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग फॉर हर वेरी सून, टुडे को हम लोग क्या बोल देंगे, द प्रेजेंट डे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बोला गया है कि यहाँ पर एरर और करेक्शन आप लोग निकालिए। सो इस सेंटेंस जो है वो है हमारा ये है कि नियरली मोस्ट ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं, एक तो दिया गया है द मोस्ट, फिर उसके बाद में शॉप दिया गया है, वॉज दिया गया है, द दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कि नियरली मोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि नियरली मोस्ट का मतलब होता है कि लगभग अधिकतर, और इसके साथ में नियरली एवरी का मतलब क्या होता है, जो कि इसका करेक्शन दिया हुआ उसका मतलब होता है कि लगभग सभी। तो यहां पर क्या होगा, नियरली अधिकतर हो गया या लगभग सभी। तो यहां पर जब आप सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग सभी शॉप बंद हैं क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। सो इसीलिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि नियरली एवरी इसके अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और जो इसके अंदर एरर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर ए, ठीक है। और बाकी का हम लोग देखते हैं इसके अंदर और भी एरर है, ध्यान से सुनो। जैसे कि अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर तो शॉप की एक की बात करी जा रही है, अगर ज़्यादा शॉप हो जाएंगी तो ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर इसने एक ही शॉप की बात थोड़ी करेगा, ज़्यादा की बात करेगा। तो अगर शॉप अगर आप गलत बताते हो, आप बोलते हो कि भैया शॉप गलत है, तो इसको करेक्ट करके आप शॉप्स लिख दो। लेकिन जैसे आप लोग ये करोगे तो इससे क्या होगा कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है शॉप के साथ में यहाँ पे वॉज गिवन है, ठीक है, वॉज गिवन है, तो जैसे आप इसको शॉप्स करोगे तो यहाँ पर ही वर होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक लास्ट जो दिया गया है द दिया गया है। तो एक पब्लिक हॉलीडे जो होता है एक पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, द उसमें यूज में लेंगे, दैट नहीं होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें बताया गया है कि गुड न्यूज़ एवरीवन, आवर स्कूल टीम रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद में अ प्लेस इन सेमीफाइनल। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अब देखो यहाँ पर ये जो सक्सेसफुल है ये क्या है आपको बताना है। ये सक्सेसफुली क्या है, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है एक एडवर्ब। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना जिसकी की जरूरत भी नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं कि राजू सो रहा है, मतलब अब इसको हम लोग अगर इसके अंदर एडवर्ब डालेंगे तो राजू शांति से सो रहा है या फिर राजू आनंद में सो रहा है। तो यहाँ पर वो जो सोने की विशेषता हम लोगों ने बताई ना कि वो कैसे सो रहा है, तो वो जो एडवर्ब है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमें बस एक बारी में पता लग जाता कि राजू सो रहा है। लेकिन ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि आनंद में सो रहा है, कैसे सो रहा है, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब रहती है ये किस किस के बीच में आती है, सबसे पहले क्या होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है एडवर्ब। फिर उसके बाद में आती है यहाँ पे वर्ब। वर्ब की यहाँ पे आती है थर्ड फॉर्म। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा टेंस है ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, अब आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। सो आप लोग अब मुझे इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहने वाला है। अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि भैया ने हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया। और यहाँ पर जब आप देखेंगे डी वाले के अंदर हेड सिक्योर्ड आएगा, ऑलरेडी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, फिर से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। फिर उसके बाद में विल सिक्योर आ ही नहीं सकता, फिर उसके बाद में सिक्योरिंग ये तो आ ही नहीं सकता, तो बचता ऑप्शन बी। तो जिन जिन्हें भी ऑप्शन बी मार्क किया था वो यहाँ पर जीत चुके हैं। और आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, ये जो था ये 2000 रुपीज़ के लिए था। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2000 रुपीज़ जीत चुका है जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को यूपीआई के थ्रू 2000 रुपीज़ का मतलब बोनस दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा खेला है। अब इसके बाद में आता है 8th क्वेश्चन। अब 8th में हमसे कहा गया है कि दैट नीड नॉट बी अ डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें बात करी जा रही है कि भैया वो जो डैड्स की जैकेट है वो उनको फिट नहीं होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जब सबसे पहले यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो नीड नॉट है क्या ये सही है?
अब नीड नॉट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमें एक पर्टिकुलरली चीज़ करनी होती है कि यू डोंट नीड टू डू दिस, मतलब कि वहाँ पर हम लोग इस मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक स्ट्रॉन्ग जो कॉम्पिटिशन होता है उसको जब यूज़ में लेते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंगल रहता है, जब हम उस यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर नीड नॉट आता है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि मतलब कि वो जैकेट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है तो डैड को फिट नहीं होगी। तो यहाँ पर जब कभी भी हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, जब कभी भी हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं कैन नॉट। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैन नॉट, इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें हमसे कहा गया है, एक कन्वर्जेशन हमें गिवन है, किस किस की कन्वर्जेशन गिवन है, टीचर की और स्टूडेंट की गिवन है। टीचर बोलते हैं कि डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स उसका रिप्लाई करते हैं यस वी ऑल गॉट इट थैंक यू। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें इसका कन्वर्जन इस तरीके से करना है। यहाँ पे नीचे सेंटेंस गिवन है कि द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट टू विच द स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट ने इसको कैसे रिप्लाई किया वही आपको बताना है। सो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट जो थे उन्होंने एक पॉजिटिव वे के अंदर रिप्लाई किया। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड। ठीक है, रिस्पॉन्डेड। अब उन्होंने कैसा रिप्लाई दिया, पॉजिटिव लिया। तो हम लोग बोलेंगे कि एफर्मेटिवली। ठीक है, ये आपके उसके अंदर दिया गया है, एफर्मेटिवली भी आप इसे बोल सकते हो या फिर आप इसे पॉजिटिवली भी बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से उसे आंसर किया। तो उन्होंने पॉजिटिवली आंसर दिया फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में आता है इसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इसके अंदर एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द हैंडबुक ऑफ मैनेजर। द मैनेजर कंसिडर, यहां पर आएगा विल आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा। कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि एक मैनेजर को एक हैंडबुक दी गई है जिसके अंदर की रूल्स वगैरह हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि जो मैनेजर है उसको हैंडबुक के अंदर रूल्स देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो यहां पर क्या है, कंपल्सरी है, ये करना उसे जरूरी है। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब कभी में ज़रूरी होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, शुड यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे शुड। ठीक है, और उसी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि भैया माइट या कैन क्यों नहीं ले सकते। कैन का तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम लोग इसे यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि जहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग आपको रूल बताया जाए या फिर आपको वो फॉलो करने, यहाँ पर इस मैनेजर को फॉलो करना होगा उस हैंडबुक को, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ में लिया है, यहाँ पे शुड हमने यूज़ में लिया है। देन फिर इसके बाद में आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहां पर कहा गया कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जब कभी भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं या फिर हम लोग एक किसी भी कुटुंब की बात करते हैं, मतलब कि एक जैसे कि आप बोल दो ग्रुप ही होता है, जैसे कि जू हो गया या फिर हम लोगों ने मॉल की बात कर दी, जिस तरीके से जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास में कलेक्टिव नाउन होता है। अब जब कलेक्टिव नाउन होता है तो ये हमेशा कैसे रहता है, ये हमेशा रहता है सिंगुलर। तो अब जब ये सिंगुलर हो गया है, अब देखो एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी। उन्होंने यहाँ पर फ्रेंड्स दिया कि स्टूडेंट्स को लगे कि यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, फ्रेंड्स के प्लूरल की बात करी जा रही है, और सबसे पहला ऑप्शन ही क्या दे दिया, यहाँ पर आर दे दिया। तो स्टूडेंट सीधा ए मार्क करेगा, लेकिन ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारा यहाँ पे एक सिंगुलर है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, इज इसका एकदम से करेक्ट होगा। अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यही वही कन्वर्जेशन वाले मेनली क्वेश्चन इसमें आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखो सबसे पहले टीचर बोल रहा है, टीचर की कन्वर्जेशन दिया हुआ है कि हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, की मतलब आप क्या सोचते हो कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग हमें देखते हो या फिर किसी के भी व्लॉग्स देखते हो, क्या वो रियलिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर जगरीत क्या बोलता है कि आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल लाइफ। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मेनली जैसे कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स होते हैं वो अपनी कार्स दिखाते हैं, बस अपने हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं, जिससे कि आपको भी देखना पसंद होता है, आप वही चीज़ें देखते हो जो कि आपके पास में नहीं होती। ये रियलिटी है और उसको देख करके फिर आप दुखी होते हो। तो इन्फ्लुएंसर का काम ये है कि वो चीज़ें दिखाना जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप उसको देख करके मजे ले सकते हो, जिससे क्या होता है कि उनका घर चलता है और आप लोगों को उसमें मज़ा आता है। और फिर उसके बाद में हम लोग इसका
इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से करेंगे कि द स्टूडेंट रीमार्क्ड, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे बात जब करी जा रही है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जगरीत क्या है कि ये अपने यहाँ पर एक फैक्ट बता रहा है, तो ठीक है, कहीं पर भी फैक्ट की बात करी जाती है या फिर कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल कोई स्टेटमेंट रहता है कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। तो अगर इस तरीके का कोई फैक्ट रहता है या फिर कोई एक यूनिवर्सल रहता है, हम लोग या किसी का ओपिनियन रहता है या फिर किसी की कही भी बात रहती है, तो उसके अंदर हम लोग जब उसको कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे नो चेंज रहता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी जैसा भी टेंस है वैसा का वैसा रहता है, बस हम स्टार्टिंग में चेंज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको ओपिनियन की बात करी जा रही है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आप बोलेंगे कि द स्टूडेंट रीमार्क दैट, ठीक है, फिर उसके बाद में दैट, अब इसके बाद में आई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे ही, और फिर उसके बाद में बिलीव की जगह पर करेंगे बिलीव्ड, ठीक है, ही बिलीव्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग जो इसका ओपिनियन है, जो इसने कहा है, वो हम लोग एज इट इज कर देंगे कि डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये एज इट इज आएगा। इसके अंदर हम लोग कोई भी यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करने वाले हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, ये राइटिंग सेक्शन है। अब देखिए ये यहाँ पर 5 मार्क्स का, और इस बार देखो कोइंसिडेंटली बहुत ही अच्छी बात किया है कि सीबीएसई ने आपके पास लेटर टू एडिटर नहीं पूछे, इस बार नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसमें, जैसे कि मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ, वो आपको करना है। सबसे पहले तो आपका नाम है निर्मल पिलानी, और फिर उसके बाद में कंसर्न सिटीजन फ्रॉम अलाउली कोची, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपका क्या एड्रेस, और उसी के साथ में आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से स्कूल से हैं। देखो अब पिछली बार क्या हुआ था, जब मैंने बोला था ना, तो ये हुआ था कि मेरे नंबर ऑफ जो लाइक्स थे और नंबर ऑफ कमेंट्स थे, उसमें नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा थे, बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट्स का और अपने स्कूल का नाम बता रहे थे। तो आज भी मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर लाइक से ज़्यादा कमेंट्स हो कि आप लोग मुझे बताओ कि आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे कि ये हो गया, अभी हमारा एड्रेस गिवन है, फिर उसके बाद में बोला गया कि एक लेटर लिखिए, किसको लिखना है, टू द प्रोजेक्ट हेड। ये चीज़ें आपको मैंने जो हाईलाइट करके दिखाई हुई, ये लिखना है प्रोजेक्ट हेड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल एट इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली, ठीक है। ये उनका एड्रेस है जिसको कि हम लोगों को सेंड करना है। फिर उसके बाद में किसके बारे में करना है कि हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन, की वेस्ट पॉल्यूशन का क्या एडवर्स इफेक्ट है। फिर उसके साथ में आपको कहा गया कि सजेस्ट अ मेजरिंग फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट थ्रू द कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, ये आपको एग्जाम में गिवन रहता है। तो मेनली हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, उसके बाद में क्या टॉपिक है। तो यही आप लोगों ने सिंपल सा करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया सेंडर। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। सबसे पहले तो उनका हाउस नंबर, और यहाँ पर आपका जो भी मर्जी हो वो उस जगह का आप नाम लिख सकते हो, और नीचे आपको लिख देना है जो एड्रेस आपको गिवन है 2 लाइन के अंदर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ये 1 लाइन का स्पेस खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद में डेट जो है ओनली 10 दिसंबर 2024, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इस तरीके से भी नहीं लिखना, डेट इज इक्वल टू आपको करके नहीं लिखना है, और 10 दिसंबर इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ में नहीं लेना है। ओनली 1 फॉर्मेट रहेगा जिसके अंदर कि आपको कंप्लीट मतलब कंप्लीट स्पेलिंग लिखना होगा। फिर उसके बाद में फिर से 1 लाइन का स्पेस रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है रिसीवर, ठीक है, जो कि हमें गिवन है कि द प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली, ठीक है। ये 3 लाइन के अंदर एड्रेस आ गया। फिर से 1 लाइन का स्पेस रहेगा, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है, अब देखिए एड्रेस क्या है, यहाँ पे एड्रेस हम लोग देखते हैं कि एड्रेसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन, जो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग डियर सर और मैम से, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पर ये जो अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आपको 5 में से यहाँ पर 1 मार्क तो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्मेट का यहाँ तक का। और बाकी का आगे का जो फॉर्मेट रहता है उसमें आपको आधा नंबर और मिलेगा, तो मतलब 1.5 नंबर तो फॉर्मेट के ही रहते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले लेटर को स्टार्ट करते हुए बताना है कि भैया मैं इस लेटर के अंदर ये बता रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि वो व्यूवर उसे समझ पाए। तो यही आपने किया इसमें कि आप लिख रहे हैं कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग द ई वेस्ट पॉल्यूशन इन आवर कंट्री। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, computers, televisions are causing a severe impact on environment
environment and health issues. Toxic substances from e-waste can leach into a soil and water and posing the risk of to human health and ecosystem. ये आपने सिंपल सा लिखा है कि भैया ये जो ई-वेस्ट रहता है इससे ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्ट होता है, ये आपने अपने हिसाब से इसको बना के लिखना है। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें एड्रेस कर रहे हो कि टू एड्रेस दिस इशू आई सजेस्ट सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। इससे क्या होता है कि जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो टीचर को लगता है कि भाई कोई बड़ा आंसर लिखा है और बड़ा आंसर दिखता भी है। आप इसमें एक एक लाइन छोड़ दोगे तो इससे लगेगा कि स्टूडेंट ने बड़ा लिखा है, तो एग्जाम के अंदर जो आपका आंसर है वो ही दिखता है, तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग इसके अंदर लिख लेंगे कि इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि स्टैब्लिश ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स टू फैसिलिटेट्स इजी एंड सेफ डिस्पोजल। ठीक है, ये आपने सिंपल सा बोला है कि भैया आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी आप क्रिएटिविटी लाते हो कि एक काम करो कि एक सोसाइटी बनाओ जो कि ई वेस्ट को इकट्ठा करे। सेकंड ये है कि आप लोग उनको एजुकेट करो कि कैसे उसका डिस्पोजल करना है, क्या उसका करना है यूज़ में लेने के बाद में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इंकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली डिज़ाइंस। ठीक है, इको फ्रेंडली डिज़ाइंस उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है कि स्ट्रेंथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्रोवाइड्स द इंसेंटिव फॉर रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। आप किसी भी, जैसे कि अगर मतलब कि जिसके अंदर आपको इनिशिएटिव कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो कि एक तो आप उसके अंदर ये बता सकते हो कि गवर्नमेंट, ठीक है, आप उसमें गवर्नमेंट को इम्प्लॉय कर दो कि गवर्नमेंट को एक ऐसे इनिशिएटिव देने चाहिए जैसे कि प्रॉपर ई वेस्ट हो पाए। सेकंड, आप उसके अंदर बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को ऐसे रेगुलेशंस करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड 2 से 3 पॉइंट हो जाएंगे और खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पर ये लिखा, बस आपने यहाँ पर मेजर्स लिख दिए। फिर उसके बाद में आप लास्ट के अंदर क्या लिखते हैं, लास्ट के अंदर आप लिखेंगे कि आई होप दैट दीज सजेशंस विल बी कंसिडर्ड टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन। आपने कहा है कि भैया मैं सोचता हूँ कि इनसे जो हमारा एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो पाएगा। फिर लास्ट के अंदर आप लिखेंगे कि थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस क्रिटिकल मैटर, योर सिंसियरली निर्मल पेलानी। और यहाँ पर आप लोग नीचे लिख सकते हो कि अ कंसर्न सिटीजन। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये भी सेम वही लेटर टू एडिटर नहीं है। इसमें भी क्या कहा गया कि आप लोग क्या हो, छवि पाठक हो, रांची बिहार से हो, आपको एक लेटर लिखना है, किसको, सेक्रेटरी ऑफ सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी। तो आपको एज इट इज़ लिखना है। सबसे पहले यही सेंटर एड्रेस जो कि 471 विजयपुर, फिर उसके बाद में रांची बिहार, आपको ये लिखोगे तो ही आपका करेक्ट फॉर्मेट माना जाएगा। डेट, फिर उसके बाद में यहाँ पर रिसीवर, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर द रेगुलर प्योरिंग ऑफ ओवर ग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया वहाँ पर जो पेड़ वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनका प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, क्योंकि उनसे जैसे कि एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहिए, विजिबिलिटी उससे इंप्रूव होती है, ये आपको इसमें कंसर्न लिखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी स्टार्टिंग करी, डियर सर और मैम, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर किसके बारे में लिख रहे हो, वही आपने लिखा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द इश्यूज ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन आवर नाइबरहुड। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में एक लाइन यही क्वेश्चन से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आपने लिखा था वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिर से लिख देना। फिर उसके बाद में द एक्सेसिव ग्रोथ इज कॉजिंग द सेवरल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ एन पाथवेज एंड रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑन रोड एंड विच पॉजेस द रिस्क ऑफ सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स। ठीक है, आपने यही बोला कि भैया मैंने जो आपको बताया कि उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, बस। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लिखते हैं, ये वाले लेटर्स आसान रहते हैं लेटर टू एडिटर से। अब इसके अंदर आप लिखेंगे कि आई काइंडली रिक्वेस्ट टू डेलीगेट द पर्सन फॉर द रेगुलर प्योरिंग ऑफ दीज ट्रीज एंड श्रब्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्लीननेस ऑफ आवर एरिया। बस इसके अंदर एक ही लाइन थी और कुछ भी नहीं था। आपने पहले ये बोला कि भैया इससे क्या होगा, फिर उसके बाद में आप सेकंड लाइन के अंदर वही सेम चीज़ें कर रहे हो कि आप एक ऐसे पर्सनल को लगाइए जिससे कि यहाँ पर रेजिडेंट्स की सेफ्टी को यहाँ पर इन्हेंस किया जाए, इसको आप हटवाइए, बस खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। और लास्ट के अंदर आपने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू, फिर उसके बाद में योर सिंसियरली छवि पाठक, बस खत्म बात। और कुछ भी नहीं लिखना होता एग्जाम के अंदर, बहुत सिंपल आपका पेपर आता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिफ्थ वाले के अंदर ए। अब इसमें कहा गया है कि आपको, जैसे कि एनालिटिकल पैराग्राफ है, एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर बहुत सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको जो 6 पॉइंट की बना है ना, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को आपको इंक्लूड करना है अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, ये आपको अपने पैराग्राफ के अंदर जरूर से इंक्लूड करना है, एज इट इज पॉइंट वाइज आप इसमें इंक्लूड कर दो। जैसे कि 120 वर्ड्स का लिखना है, तो अब मैंने क्या किया, देखो मैं आपको
दिखाता हूँ। जैसे कि इको फ्रेंडली स्कूल बैग है और हमें यहाँ पर कहा गया है कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज इट्स इको फ्रेंडलीनेस, कि आपको इसके बेनिफिशियल पर्पस बताने की इको फ्रेंडली बैग क्या होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मेरी ओपनिंग लाइन क्या रहती है, मेरी ओपनिंग लाइन यहाँ पे रहेगी कि द इको फ्रेंडली स्कूल बैग स्टैंड्स आउट एन एक्सीलेंस परचेज चॉइस फॉर सेवरल रीजन। मैंने ये बोला कि क्या क्या रीजन है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि फर्स्टली इट इज़ यूज द रिसाइकल्ड मटेरियल्स डेमोन्स्ट्रेट अ कम्युनिकेटेड द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड मेकिंग इट इको कॉन्शियसनेस एंड एडिशनली द ergonomic डिजाइन featuring the padded shoulder straps and a breathable mesh back panels and ensures the maximum comfort during the long school days। आपने क्या बोला कि भैया सिंपल से आप इसके फीचर्स बताने लग गए कि सबसे पहला तो इको फ्रेंडली की बात आ रही तो आपने बस लिखा कि इको फ्रेंडली है, रिसाइकल्ड मटेरियल इसके अंदर यूज में होता है, बस यही आपको लिखना है। जैसे कि इसके अंदर ये सेम गिवन है कि सबसे पहले आपने ये वाली लाइन ली कि मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, फिर सेकंड ये है कि ergonomic डिजाइन है जिसके अंदर के पैडेड शोल्डर स्ट्रैप हैं और ब्रेथेबल मैश बैकपैक, और फिर उसके बाद में आप बोलते हैं नेक्स्ट के अंदर आप लिख देंगे कि स्पेशियस मेन कंपार्टमेंट विद मल्टीपल पॉकेट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। तो यही सेम मैंने बस इसी लाइन को यहाँ पे इसमें लिख दिया कि द स्पेशियस मेन कंपार्टमेंट विद मल्टीपल पॉकेट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफर्स ए एम्पल स्टोरेज स्पेस फॉर टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड अदर एसेंशियल प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर एफिशिएंसी। बस यही आपने लिखना है कि आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है वही आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो और उसके अलावा कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट के अंदर आपने लिखा है कि विद इट्स अवेलेबिलिटी इन वेरियस वाइब्रेंट्स कलर्स एंड पैटर्न्स दिस स्कूल बैग इज नॉट ओनली मीट्स द फंक्शनल नीड्स बट आल्सो अलाउज द पर्सनल स्टाइल एक्सप्रेशंस एंड विच मेक्स इट वर्सेटाइल एंड अपीलिंग चॉइस फॉर द स्टूडेंट। बस आपने सारे फीचर बता दी, लास्ट के अंदर बता दी कि भैया इसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए एक अपीलिंग चॉइस रहती है, स्टूडेंट को इसे खरीदना ही चाहिए। बस ये आपको करना है। अब सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड सेकंड वाला है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग जल्दी से मुझे आप लोग इसको लिखिए और आप लोग अगर किसी को भी चेक करवाना हो आप मुझे मेल पर कर देना सेंड, मैं आपको बता दूंगा कि आपके इसमें क्या गलती है। और वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने किस तरीके से लिखा है, वही सेम चीज़ें जो आपको बताई थी कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने स्टार्टिंग किया, फिर फर्स्ट पॉइंट को इसमें लिखा, सेकंड पॉइंट को इसमें लिखा, इस तरीके से करते करते हमने एक एक दो पॉइंट को करके पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ बना दी और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन डी, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन था, क्योंकि मुझे है ना, देखो मेरे को स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाती थी कि मैं स्टोरी बहुत आसानी से पढ़ लेता था। सो अब इसके बाद में आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें कि जैसे आप इस पैराग्राफ को रीड करें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया किस चैप्टर से किसकी बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि विद अ लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड्स एंड गिवन अ डाउन स्टेयर्स इनटू स्पेस एंड देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हर हार्ट स्टूड स्टिल। मतलब कि उसकी मम्मी जैसे कि ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट थी, उसको जब जैसे फर्स्ट टाइम पे धक्का दिया था तो उसको लगा कि भैया उसका दिल ही रुक गया एकदम से। आप खुद सोच के देखो कि आपको उड़ना आता नहीं, आपको धक्का दे दिया, ठीक है, तो उसका दिल एकदम से रुक गया कि भैया ये क्या कर दिया। और फिर उसके बाद में जब उसने उड़ना सीखा तो वही उसका एक्सपीरियंस है कि कैसे उसको पहले कैसा लग रहा था कि उसकी चेस्ट के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो जब लास्ट में उड़ा तो उससे उसको ये हुआ। बस यही है आपको यहाँ पर। अब जैसे कि इसके क्वेश्चंस की हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स बिलो हैव अ बेबी सीगल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि विद द लाउड स्क्रीम ही fell outward and downward into space. Then a monstrous terror seized him and his heart स्टूड स्टिल, कि मतलब उसका दिल धड़कना रुक गया था। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, एग्जीक्रेट किया गया है, ओवरवेल्म किया गया है, एनर्जाइज किया है या कंफ्यूज किया है। तो भैया इसके अंदर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उसकी एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब कि उसको ऐसा लगा कि बस अब मैं मरने ही वाला हूँ, मेरा दिल रुक गया है। तो इसके अंदर ओवरवेल्म कर रहा है उसे, तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास में बी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ डज द ऑथर यूजेस ऑफ एन द डेस्परेटिव लैंग्वेज इनहेंसेस द नरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ। देखो अब ऑथर ने क्या किया, यहाँ पर ऑथर ने ऐसा बताया कि भैया जैसे ही मैं ऊपर से वहां से कूदा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मैं नीचे स्पेस के अंदर नीचे जा रहा था, ऊपर से फेंक दिया गया था और मेरा दिल एकदम से धड़कने का रुक गया था। लेकिन सिंपल बातों में भी वो कह सकते थे। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा इमोशन वो बताना चाह रहा है कि जिससे कि हम उसे ट्रिगर हो पाए। तो वही सेम हमने इसमें चीज़ें लिखनी है
कि यहाँ पर जो ऑथर की लैंग्वेज है वो क्लियरली पोर्ट्रेट करती है कि द बेबी सीगल इंटेंस इमोशन जर्नी, कि वो उसकी इमोशनल जो जर्नी है उसको बताना चाह रहा है, एंड फिजिकल सेंसेशंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट। जैसे कि उसने क्या बोला, यहाँ पर बोला था, याद रखो कि मॉन्स्ट्रस टेरर एंड विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट ऑफ फेदर्स, ठीक है, कि उसके यहाँ पर छाती के ऊपर उसके मतलब विंड आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल एकदम से रुक गया। बस उसने यही जो चीज़ें हैं वही आपको इसमें एज इट इज़ लिखनी है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर कहा गया है कि द वर्ड यूज्ड ऑफ रस्ट, रस्ट का मीनिंग क्या होता है भैया? रस्ट का मीनिंग होता है, मतलब हम जब कभी भी रश की बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश में वो गाड़ी चला रहा है, रश ड्राइविंग कर रहा है, तो इस तरीके से मतलब हमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग स्पीड से यहाँ पे करना चाह रहे हैं। दूसरा है रिलीफ, रिलीफ नहीं होता यहाँ पर, जो मीनिंग है वो रहेगा यहाँ पे स्पीड, इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो 4 में हमसे कहा गया है कि हाउ डज अ सीगल फीलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर। जैसे कि जब उसको फर्स्ट टाइम पे नीचे जब वो जा रहा था तो उसको एकदम से डर लग रहा था, लेकिन वो जब लास्ट में पहुंचता है तो उसको ये लगता है कि मैं एकदम से फ्रीडम हो गया, मुझे ये सब चीज़ें मैं सीख गया। तो यही हम लोगों ने बोलना है कि द सीगल इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द सेंस ऑफ एग्जिग्रेशन, फ्रीडम, इम्पावर एंड एक्साइटमेंट एज इट लर्न फ्लाइज एंड सोर्स, कि मतलब वो फ्लाई करना सीख जाता है और वो फिर उसके बाद में वापस से उड़ता हुआ वहां पे जाता है। तो यही हमने इसमें लिखा है कि भैया इनिशियल से बिल्कुल ही डिफरेंट था। देखो अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ये अलग अलग आपको दिखेगी, क्योंकि यार ये कंप्यूटराइज लैंग्वेज है, हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इन कीवर्ड्स को आप लोग यहाँ पे यूज में ले सकते हो, जो कि आपको आपके आंसर्स में हेल्प करेंगे। एज इट इज आप नहीं लिख पाओगे, आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे तो ही आप इसे कर पाओगे। बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों को एक एक्सट्रैक्ट गिवन है पोइट्री से, जो कि टाइगर इन द जू से। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स, की मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड है विविड, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑथर क्या बता रहा है कि वो अपने पिंजरे के अंदर जैसे कि शेर को कैद करके रखा हुआ है और वो अपने पिंजरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी एक फ्रीडम चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो हमेशा इस केज के अंदर रहे, वो भी एक फ्रीडम चाहता है। तो वो एक तरीके से वॉक कर रहा है। यहाँ पर ये जो वर्ड है विविड, जैसे कि ये वर्ड्स होते हैं इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि विविड स्ट्रिप से वो कहना चाह रहा है कि एक वाइब्रेंट उसका कलर है, जिससे कि वो बाकी सभी को अट्रैक्ट करता है, वो उसे सबसे अलग बनाती है। मतलब कि फुल ऑफ लिवलीनेस, वो जो बता रहा है कि मतलब यहाँ पर ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी जो स्ट्रिप्स है ना वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है, नॉट जस्ट यहाँ पर कि वो डल नहीं है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये है यहाँ पे विविड का मतलब। और यही सेम फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इसमें यह पूछा गया है कि what is the just likely reason that the poet chooses to say vivid strips instead of just stating the color of strips। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पोइट ये कन्वे करना चाह रहा है कि उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो एक लिवलीनेस का, उसके फ्रीडम का यहाँ पर एक तरीका बता रही है कि वो किस तरीके से वाइब्रेंट कलर हैं जो कि वो एक फ्रीडम में जाना चाहता है। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड के अंदर आपको इसे फिल करना है। अब इसमें कहा गया है कि द टाइगर स्टॉकिंग सजेस्ट अ मूवमेंट दैट विद इन कॉन्फाइजेस ऑफ इट्स केस। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि भैया जो उसका मूवमेंट था वो कैसा था, मतलब कि वो इधर से उधर घूम रहा है तो वो कैसा था, वो मतलब कि रेस्टलेस था, उसे बाहर निकलना, तो वो भी एक बाहर के जंगल के अंदर घूमना चाह रहा था, वो इस पिंजरे के अंदर नहीं रहना चाह रहा था। तो हम लोग इसके लिए वर्ड जो यहाँ पर यूज़ में लेंगे जब कभी भी जैसे कि कोई काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर घूमता है, जैसे कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा जब टेंशन होती है तो वो इधर से उधर घूमता है, तो हम लोग इसके लिए वर्ड जो यूज़ में लेंगे वो लेंगे यहाँ पर रेस्टलेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके लिए किया। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हाउ डज द इग्नोरेंस अबाउट द मिसबिल एज अ क्रिएचर इन अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ लंडन रिवील्स द इंसाइट अबाउट द पीपल्स परसेप्शन एंड नॉलेज रिगार्डिंग द एनिमल्स। तो अब आपने देखा होगा, जैसे कि जब आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि मिसबिल जो है, जैसे कि जो अर्बन मतलब कि शहरों के लोग हैं वो क्या देखते हैं, वो कबूतर देख लेते हैं, मतलब पेट में काऊ देख लेते हैं, कैट देख लेते हैं, और उसके अलावा ज़्यादा स्पीसीज वो नहीं देख पाते। जैसे कि अब ये जो मिसबिल था इसके बारे में लोगों को इतना अवेयर नहीं था, इसीलिए वो लोग इसे इग्नोर कर रहे थे, इससे दूर जा रहे थे, वो वही उसको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना है। तो यही सेम चीज़ें हमने इस आंसर्स में लिखी है। यहाँ पर हमने इसमें बताया गया है कि द इग्नोरेंस
evidence about the Miss Bill as a creature in the urban environment of London reveals the insight about the people's perception by the following points. जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि it reflects a sort of disconnect from the nature in urban environment and peoples may have accumulated to urban wildlife such as the pigeons, squirrels, but less familiar to species like otters, hence contribute to misconceptions about Miss Bill. कि उनको उसके बारे में पता ही नहीं था तो उनके उसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस बनने लग गए थे. फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वही सेम है कि यहाँ पर इट हाईलाइट्स अ जर्नल लैक ऑफ नॉलेज, कि वहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं थी अबाउट द एक्सोटिक एनिमल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डाइवर्स एनिमल स्पीसीज. तो यहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसीलिए ये आपको लिखना है इसमें. उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो इसमें कहा गया है कि हाउ डज द इमेजिनरी ऑफ ट्रीज मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन ट्रीज रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर थीम ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जब ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप ये सोचो कि आप एक अपने घर से दूर रह रहे हो, फिर उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या रहता है कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहता है, एक सेंस ऑफ लिबरेशन रहता है कि भैया अब तो आज़ाद हो गए, अब तो घर जाएंगे, हम लोग अपने आप को फ्री एक्सपीरियंस करते हैं. बस यही हमने यहाँ पे इसमें लिखना है. यही हमने इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द ट्रीज ब्रेकिंग द फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हाउसेज रिप्रेजेंट्स अ डिजायर फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी. फिर सेकंड ये आता है कि एज दे मूव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट दैट इज द जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉसिबिलिटीज. कि वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो उनका मतलब कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनका ध्यान केंद्र हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा आराम से सेल्फ डिस्कवरी कर पा रहे थे कि वो क्या है. फिर सेकंड ये आता है कि दिस मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन क्वेस्ट फॉर द लिबरेशन एंड फ्रॉम द नॉर्म्स एंड पर्सनल लिमिटेशंस. देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब इसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर रिवील अबाउट द हिज कैरेक्टर. कि एक जो पोस्ट मास्टर था उसका कैरेक्टर कैसा था. देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पोस्ट मास्टर ने जब सबसे पहले उसका लेटर पढ़ा तो उसे लगा कि यार कितना मासूम है, तो एक तरीके से वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने कुछ पैसे इकट्ठा करके वहाँ पे मतलब उसके लिए दिया. और फिर उसके बाद में जब उसने पैसे इकट्ठे किए, यही नहीं फिर उसने अपने स्टाफ से भी कहा कि सभी लोग हम पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको देते हैं कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, उसे लगेगा कि गॉड की तरफ से है. लेकिन होता उल्टा है. लेंचो को तो ये लगता है कि भैया ये जो पोस्ट ऑफिस है ये क्या है, ये मक्कार है, ये बीच में पैसे खा जाता है, ये सेल्फिश है, ठीक है, ये एक तरीके से लायर है. तो ये आपने यहाँ पर इसमें लिखना है. तो हमने यही इसके अंदर लिखा है कि ही क्रिएटिवली डिवाइसेस अ प्लान टू मेंटेन द लेंचोस फेथ, कि वो ये नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूट जाए, एंड शोइंग हिज एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड एंड कन्वेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज. फिर सेकंड ये आता है कि हिज विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट हिज ओन मनी एंड इनकरेज हिज स्टाफ टू डू द सेम इलस्ट्रेट्स अ पर्सनल कमिटमेंट टू हेल्पिंग द अदर्स इन नीड. फिर नेक्स्ट आता है कि ही रेस्पेक्ट लेंचोस बिलीफ सिस्टम एंड डिस्पाइट हिज नेटिवली इंडिकेटिंग अ हाई रिगार्ड फॉर इंडिविजुअल फेथ एंड पर्सनल कन्विक्शंस. इस तरीके से हमें लिखना है. और इसके अंदर आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर कैसा था, तो उसके अंदर आपको यही चीज़ें लिखनी होंगी कि उसे उसके ऊपर बिलीव नहीं था, उसे ये लगता है कि भगवान से पैसे आए होंगे तो इन्होंने बीच में पैसे खा लिए थे, और या फिर इन्होंने मेरा खत ही वहाँ तक नहीं पहुँचाया था. क्यों? क्योंकि ये बेईमान है, ये अपना काम सही ढंग से नहीं करते, काम चोरी करते हैं. ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है. फिर इसके बाद में आता है फोर्थ वाले के अंदर हमसे कहा गया है, सिंपल सी बात ये है कि पेरेंटनेस का नेचर क्या होता है मंडा की लाइफ के ऊपर, कि उसकी मम्मी जो उसे हर बात के ऊपर टोकती थी, उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ. तो उससे उसके ऊपर ये इफेक्ट हुआ था कि जब उसकी मम्मी बार बार उसे टोकती थी तो वो उस टाइम पर तो बातें सुन लेती थी, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर फ्रीडम ढूंढती थी. वो अपने इमेजिनेशन के अंदर जो उसको करना था वो करती थी. वो ये मानती थी कि मैं तो कुछ बात मानूंगी ही नहीं, वो अपने फ्रीडम के अंदर ऐसे रहती थी. तो यही बातें आपको इसमें इंक्लूड करनी है और अब बाकी से रीड कर सकते. और अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर कि हमें 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं 3 में से. जैसे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि हाउ डज द मल्टीदास डिजायर्स फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ नेकलेस. कि नेकलेस का जो प्लॉट है उसके बारे में आपको बात करनी है, कैसे स्टोरी के बारे में बात करी. तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि भैया यहाँ पर ये जो मल्टीदा थी इसका डिज़ायर क्या था. ये जब पार्टी में जा रही थी तो इसने सोचा कि यार मैं भी यहाँ पर अमीर दिखो तो क्या करती हूँ, मैं मेरे दोस्त से उधार ले लेती हूँ, क्या नेकलेस ले
लेती हूँ, जिससे कि मैं क्या लगूंगी, मैं भी अमीर लगूंगी। उसके दोस्त का नाम क्या था, उसकी दोस्त का जो नाम था वो था फॉरेस्ट्रियर, ठीक है। उससे बोला कि भैया मैं भी एक अमीर दिखना चाहती हूँ पार्टी के अंदर, इसलिए वो ले लेती है। लेकिन वो जब नेकलेस को खो देती है तो वो और उसका हस्बैंड सोचते हैं कि यार अब हमें ना इसे ना वापस से वैसा का वैसा नेकलेस ढूंढते हैं, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वो रुइन हो जाता है, जितने का नहीं था उससे ज़्यादा का उनका नुकसान हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट था। फिर लास्ट के अंदर क्या होता है कि हर डिजायर फॉर द मटेरियल वेल्थ सेट ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट शेप्स अ प्लॉट, कि भैया उसका जो डिजायर था वेल्थी दिखने का, उससे ये पूरी पूरी ये जो स्टोरी थी इसका प्लॉट बनता है। अब इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जस्टिफाई द ओपिनियन दैट इम्ब्राइट्स हिज अर्ली सक्सेसेस वर एसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन साइंस, कि आपको ये बताना है कि जो उसकी अर्ली सक्सेस थी वो कैसे उसके आगे की जो साइंस के अचीवमेंट के लिए थी वो यूजफुल थी। तो आप इसके अंदर खुद एक बार लॉजिकली सोचो कि आज अगर आपको अर्ली सक्सेस मिलती है तो आपको कैरियर के अंदर कैसे ग्रोथ देगी। सबसे पहला आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपनी एबिलिटीज के ऊपर ये होगा कि हाँ यार मैं इसे कर सकता हूँ, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। फिर सेकंड ये है कि आपको ये मिलेगा कि हाँ भैया मैं जो काम कर रहा हूँ वो एकदम से सही कर रहा हूँ, आगे भी मैं इसी तरीके से इस बात के ऊपर सक्सेस ले सकता हूँ। तो बस यही पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अर्ली सक्सेस का मतलब होता है फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन साइंस बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, जैसे कि दीज विंस मोटिवेशंस वैलिडेशन ऑफ अ टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, की वो इससे ये समझ पाता था कि भैया मेरे पास में एक तो मोटिवेशन मिलता है, सेकंड ये आता है कि वैलिडेशन है कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, कि मुझे सक्सेस मिल सकती है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद में जो विंस थी ये क्या कर रही थी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी उसके एबिलिटीज के अंदर, एंड affirmed his passion for science and cultivated a competitive spirit that drove him excel in further in his life। तो उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो चीज़ें करता गया तो उसको ये लगा कि हाँ मैं भी लाइफ के अंदर कुछ कर सकता हूँ, साइंस की फील्ड में मैं भी आगे कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है कि दिस विन शेप्स हिज ट्रेजेक्ट्री एज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, और इससे क्या हो रहा था कि उसका जो साइंटिस्ट बनने का रास्ता था वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता जा रहा था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आते हैं वो आता है हमारे पास में, अब देखो अब हम लोग पीछे चलते हैं, हमारा पार्ट ए के ऊपर चलते हैं जो कि था हमारा रीडिंग वाला पार्ट। अब रीडिंग वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसे करने वाले हैं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको इसे रीड करना होगा, फिर उसके बाद में आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर उसके बाद में आपको इसे करना होगा। अब अगर मैं इसे रीड करूंगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। सो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक बार इसे पॉज करके रीड कर लो और फिर उसके बाद में 100% बोल रहा हूँ यही पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ भी चेंज नहीं होगा। सो एक बार इसे पॉज करो, इससे एक बार रीड करो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको गिवन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और आप लोग मुझे कमेंट अगर कर देते हो पीडीएफ तो मैं आपको इसकी पीडीएफ इसके आंसर्स के साथ में भेज दूंगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां से कि मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चंस एक बार कर लेना, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।